ये लीजिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। इसे हम कहते हैं कॉस्ट बुक कीपिंग। कॉस्ट बुक कीपिंग, ध्यान से सुन लेना। यानी कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं। कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करने के लिए कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं, एक नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम, एक इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। ध्यान से सुन लेना, सारी चीजें अभी थोड़ी देर में हम रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पर ये मैंने एक डायग्राम, एक चार्ट आपको बनाकर दिखा रखा है, इसी चार्ट से हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, सुनने का काम आपका है। नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम, कंपनी देखिए फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तो अपने मेंटेन करती ही है, जैसे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज तक पढ़ते आ रहे हैं। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अपने प्रिपेयर किए जा रहे हैं और हमें यहां पर बनाने सीखने हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स। तो अगर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और कॉस्ट रिकॉर्ड्स सेपरेट सेपरेट मेंटेन किए जाते हैं तो इस अकाउंटिंग सिस्टम को हम नाम देते हैं नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। अच्छा, एक दूसरा ऑप्शन भी कंपनी के पास अवेलेबल होता है, वो क्या कि कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दोनों के लिए सेपरेट बुक्स मेंटेन ना करके सेम सेट ऑफ बुक्स में मर्ज करके एक ही सेट ऑफ बुक्स मेंटेन की जाएं, उसी में कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दोनों की एंट्रीज एक साथ डालते रहें, उनकी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते रहें। इस अकाउंटिंग सिस्टम को हम नाम देते हैं इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। यानी यहां पर कॉस्टिंग और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स इंटीग्रेट किए जाते हैं, इसलिए हम इसे नाम देते हैं इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। तो क्या डिस्कस किया हमने, अगर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स सेपरेटली मेंटेन किए जा रहे हैं तो हम इस अकाउंटिंग सिस्टम को नाम देंगे नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। अगर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स सेम सेट ऑफ बुक्स में मेंटेन किए जा रहे हैं तो हम इस अकाउंटिंग सिस्टम को नाम देंगे इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। इतनी बात ठीक है। अब ये रिकॉर्ड्स प्रिपेयर कैसे होंगे, ध्यान से सुन लेना, किस तरह से हम शॉर्ट में इन चीजों को सभी को डिस्कस करेंगे। देखिए, नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम में जो भी रिसीट्स और पेमेंट से रिलेटेड एंट्री होगी उसके लिए एक एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है, जिसे हम नाम देते हैं जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन से अकाउंटिंग सिस्टम में, नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम में। नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम में कोई भी हमें पेमेंट मिल रही है तो हम जो डेबिट करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जैसे आप करते हैं करते रहिए सर, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। नॉन इंटीग्रल में हम किसे डेबिट करेंगे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को। कोई हमें पेमेंट करनी है, मान लीजिए हमने फैक्ट्री ओवरहेड की पेमेंट करनी है, तो आप जैसे करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कैश या बैंक नहीं लेंगे, क्या लेंगे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। यानी कैश या बैंक की जगह नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। दूसरी बात, यहां पर नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम में कोई भी अदर देन कॉस्ट आइटम रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अदर देन कॉस्ट आइटम हम कुछ भी रिकॉर्ड करके यहां पर नहीं चलते हैं। यानी अगर कोई फाइनेंशियल नेचर का एक्सपेंस है या कोई इनकम टैक्स की बात है तो नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम में इन चीजों का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। इतनी बात ठीक है। कुछ एंट्रीज डालना सीखते हैं, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं नॉन इंटीग्रल के बारे में। जरा ध्यान दो, ये हमने एक चार्ट बनाया, ध्यान से सुनना, इस चार्ट की इंपॉर्टेंस मैं क्या यहां पर डिस्कस करूंगा। फर्स्ट से लेकर लास्ट तक हम इसी चार्ट पर डिस्कशन करते रहेंगे, ध्यान से सुनने का काम आपका है। देखो जरा, कंपनी ने मटेरियल परचेज किया, क्या परचेज किया, मटेरियल परचेज किया, क्या एंट्री डलेगी, जब मटेरियल आएगा तो वो स्टोर रूम में होल्ड किया जाएगा। स्टोर रूम में, स्टोर रूम के लिए हम बनाते हैं, ये रहा अकाउंट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, अब सप्लायर को पेमेंट की है, टू क्या बताया मैंने जो पेमेंट की है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये जो मटेरियल हमने परचेज किया है, चाहे ये डायरेक्ट मटेरियल हो चाहे इनडायरेक्ट मटेरियल हो, हम डेबिट करेंगे स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। यहां तक बात ठीक है। अगर ये मटेरियल डायरेक्ट हुआ तो प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनता है, अगर ये मटेरियल इनडायरेक्ट हुआ
तो ओवरहेड्स का पार्ट बनता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ध्यान से सुनो। अगर ये मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल है तो डायरेक्ट मटेरियल इशू होगा फैक्ट्री को, और फैक्ट्री के लिए अकाउंट बनता है वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। जरा ध्यान देना, मैं स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट के ऊपर लिख देता हूं, ये अकाउंट किसके लिए है? स्टोर रूम के लिए, स्टोर्स के लिए। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट किसके लिए है? यह है फैक्ट्री के लिए, जहां पर की प्रोडक्शन की जा रही है, वर्क इन प्रोग्रेस है। और फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट बनता है गोडाउन के लिए। ध्यान रहेगी ये बात, सोचो जरा। अगर ये मटेरियल डायरेक्ट है तो ये मटेरियल यहां से डायरेक्ट, देखो मैंने एरो लगा रखी है, इधर इशू हो जाएगा। एंट्री क्या बनेगी? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। सुन रहे हो आप? मटेरियल हमने खरीदा था, हमने कहा स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, हो गई पेमेंट। जब हम, अगर ये मटेरियल डायरेक्ट है तो ये चला जाएगा फैक्ट्री में। एंट्री क्या बनेगी? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। सर अगर ये मटेरियल इनडायरेक्ट हुआ तो इनडायरेक्ट की एरो देखो हमने इधर लगा रखी है, ये रही। इनडायरेक्ट मटेरियल है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इनडायरेक्ट मटेरियल है तो ओवरहेड होगा। कौन सा ओवरहेड है? ये इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री में यूज होने वाला मटेरियल है, देखो हमने ये ऊपर एरो ले गए हैं हम इधर, फिर ये एरो इधर जा रही है। अगर फैक्ट्री में का मटेरियल है तो ये इधर डेबिट हो जाएगा, यानी एंट्री क्या बनेगी? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। अगर ये इनडायरेक्ट मटेरियल ऑफिस का है तो यहां पर डेबिट होगा, यानी ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। अगर ये इनडायरेक्ट मटेरियल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से रिलेटेड है तो यहां पर डेबिट होगा, यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। मटेरियल का काम खत्म। सिंपल सा नहीं लग रहा आपको? चार्ट से ही हम ये सारी चीजें डिस्कस करते जा रहे हैं, ध्यान से सुनना आपका काम है, रिवीजन आपका प्रॉपर मैं करवा दूंगा। यहां तक बात क्लियर होगी? तो मैंने आपसे क्या बताया? डायरेक्ट मटेरियल है तो डायरेक्ट फैक्ट्री में, यानी WIP डेबिट टू स्टोर लेजर। इनडायरेक्ट मटेरियल है तो हमें चेक करना पड़ेगा, फैक्ट्री का है, ऑफिस का है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो हम कहेंगे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। खत्म हो गई बात। लेबर की बात करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल हो गया है, लेबर की बात कर रहे हैं। लेबर की पेमेंट की, चाहे ये लेबर डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, डेबिट कर देंगे। ये हमने लेबर के लिए अकाउंट बना रखा है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट। आप बताइए एंट्री क्या बनेगी पेमेंट की? वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, हो गई पेमेंट। अब चेक करेंगे, देखिए हमने डायरेक्ट कहा या इनडायरेक्ट कहा, सब कुछ यहां पर डेबिट कर दिया वेजेस कंट्रोल अकाउंट में। अगर ये लेबर डायरेक्ट है तो डायरेक्ट जाएगी फैक्ट्री में, देखो ये एरो लगा रखी है हमने डायरेक्ट। एंट्री क्या बनेगी? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, खत्म हो गई बात। अगर ये लेबर इनडायरेक्ट है तो इसके लिए देखो हमने इधर ही एरो लगा रखी है। इनडायरेक्ट लेबर ये इधर आकर फैक्ट्री में यूज होने वाले इनडायरेक्ट लेबर है तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ऑफिस का स्टाफ है तो ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का स्टाफ है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। लेबर का काम भी खत्म। आपको नहीं लग रहा कि सर जैसे मटेरियल का था बिल्कुल वैसे ही तो लेबर का है? बस मटेरियल के केस में अकाउंट का नाम था स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, लेबर के केस में अकाउंट का नाम है वेजेस कंट्रोल अकाउंट। बस सिंपल सी ही तो बात है। डायरेक्ट मटेरियल हो गया, लेबर की हमने बात कर ली, एक्सपेंसेस की बात करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डायरेक्ट एक्सपेंस कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि वो डायरेक्टली ही फैक्ट्री में इनकर होते हैं। देखो ये रहा, तो एंट्री क्या बनेगी? सीधा यहां पर खर्च हुए, हम कहेंगे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। आपने ध्यान दिया, मटेरियल स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट के थ्रू आया फैक्ट्री में, लेबर वेजेस कंट्रोल अकाउंट के थ्रू आई फैक्ट्री में। लेकिन हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या करें? हमने कहा डायरेक्ट खर्च हो गए फैक्ट्री में, तो एंट्री क्या बनेगी? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का काम खत्म। अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो पहले में देखना पड़ेगा। मान लीजिए रेंट है, फैक्ट्री का रेंट है, तो यहां पर आएगा फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफिस का है, मान लीजिए ऑफिस का रेंट है, तो ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर मान लीजिए रेंट है सेलिंग आउटलेट का, शोरूम का रेंट है,
तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। खत्म हो गई बात। आप समझो जरा, स्टार्टिंग में, क्लास के स्टार्टिंग में हमने तीन ही चीजें पढ़ी थी, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल का ट्रीटमेंट हमने सीखा, डायरेक्ट लेबर का ट्रीटमेंट हमने सीखा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट हमने सीख लिया, प्राइम कॉस्ट आ गई। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये कहां चले गए? ये चले गए, या तो चले गए फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में, या ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट के अंदर। ठीक है, इसके बाद अब फैक्ट्री में सोचो, फैक्ट्री में मटेरियल आ गया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर आ गई वेजेस कंट्रोल अकाउंट से, डायरेक्ट एक्सपेंसेस खर्च हो गए हैं। फैक्ट्री ओवरहेड, जरा ध्यान देना, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स को ट्रांसफर किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट के अंदर। एरो दिख रही है ना आपको, ये लगा रखी थी हमने। एंट्री क्या बनेगी? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। सोचो, फैक्ट्री में मटेरियल लग गया, लेबर लग गई, फैक्ट्री ओवरहेड भी खर्च हो गए, तो प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगी। फैक्ट्री ओवरहेड कैसे ट्रांसफर किए समझ आया? आपने देखा ना, यहां से हम इनडायरेक्ट मटेरियल को भी यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड में ले आए थे, इनडायरेक्ट लेबर को भी यहां पर ले आए थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी इसमें आ गए हैं। तो मैं ऐसे कह रहा हूं, अभी इसे ट्रांसफर करेंगे कहां? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में। तो एंट्री क्या बनेगी? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। और ये कौन सी एंट्री है? ये एब्जॉर्ब करने वाली एंट्री है, जो कि हम रिकवरी रेट से कंप्यूट करते हुए निकालते हैं। चलो, फैक्ट्री में अब ये प्रोडक्शन हो जाएगी कंप्लीट। जो यूनिट्स कंप्लीट हो गई हैं ये ट्रांसफर कर दी जाएंगी इधर फिनिश्ड गुड्स अकाउंट में। एंट्री क्या बनेगी? फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। फिर यहां पर इनमें ऐड किए जाएंगे ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इनकी ट्रांसफर की एंट्री यहां पर। एंट्री क्या बनेगी? फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एंड ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। इन फिनिश्ड गुड्स में से जो यूनिट सेल हो गई हैं वो ट्रांसफर कर देंगे हम फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स में। एंट्री क्या बनेगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। क्योंकि जिन यूनिट को सेल किया जाता है उन पर ही सेलिंग ओवरहेड खर्च होते हैं। फिर ये जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड थे इनकी ट्रांसफर की एंट्री आएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में। एंट्री क्या बनेगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। और फिर ये सारा अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट के अंदर। तो एंट्री क्या बनेगी? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। सोचो, कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्रेडिट क्या हो जाएगा? सेल्स, निकल गया प्रॉफिट। कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट के बारे में सोचें, हमने वहां पर डेबिट किया कॉस्ट ऑफ सेल्स। जैसे पी एंड एल अकाउंट में आप बाई सेल्स नहीं लिखते हैं, यहां पर कॉस्टिंग पी एंड एल बन रहा है, तो यहां पर भी बाई सेल्स जब आएगा, कॉस्ट डेबिट हो गई, सेल्स क्रेडिट हो जाएगी, तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। हो गया नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम का ट्रीटमेंट। बात समझ आई क्या आपको? ध्यान से सुन लेना, ये हमने डिस्कस किया नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। अगर यहीं पर हम बात करें इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम की, तो इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम और नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम में डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी मैं क्या कह रहा हूं, इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम में सारी ट्रांजैक्शंस बिल्कुल ऐसे ही रिकॉर्ड होंगी। डिफरेंस क्या होगा? अब कोई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट की बात नहीं होगी। जो भी रिसीट्स या पेमेंट की बात होगी वो नॉर्मल कैश या बैंक अकाउंट के साथ ट्रीटमेंट उसका होगा। मान लीजिए मटेरियल खरीदा, तो अभी हमने कहा था स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, अब ऐसा नहीं होगा। अब एंट्री क्या बनेगी? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या टू क्रेडिटर्स अगर पेमेंट नहीं हुई है तो। लेबर की बात करें, सेम लेबर, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ओवरहेड्स की बात करें, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए भी हमने कहा था वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए। अब क्या करेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। फैक्ट्री ओवरहेड पे हुए हैं, ऑफिस ओवरहेड पे हुए हैं या सेलिंग ओवरहेड पे हुए हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कैश
एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कैश या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कैश। ये जो ट्रांसफर वाली एंट्रीज हैं ये सारी बिल्कुल एज इट इज सेम रहने वाली हैं। और लास्ट में जाके अभी हमने कहा ये कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम ट्रांसफर कर देते हैं कॉस्टिंग पी&एल में। जब नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम होता है तब हम कॉस्टिंग पी&एल अकाउंट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया यहां पर नॉन इंटीग्रल में फाइनेंशियल रिकॉर्ड अलग बन रहे हैं और कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स अलग बन रहे हैं। तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड में पी&एल बनाते हैं, वो हमारे बात नहीं है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटेंट वाले सर कराते हैं वैसे करते रहिए। कॉस्टिंग पी&एल बनाते हैं, इसलिए हमने यहां पर कॉस्टिंग पी&एल लिया था। लेकिन जब दोनों रिकॉर्ड्स सेम सेट ऑफ बुक्स में मेंटेन किए जाते हैं तो फिर इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम अप्लाई होता है, और इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम में कोई कॉस्टिंग पी&एल अकाउंट नहीं बनता, फिर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम जैसे हमने यहां पर कहा था कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम ट्रांसफर कर देते हैं कॉस्टिंग पी&एल में, लेकिन ये कॉस्टिंग पी&एल सिर्फ तभी बनेगा जब नॉन इंटीग्रल सिस्टम होगा। अगर इंटीग्रल सिस्टम होगा तो बनेगा पी&एल अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी? पी&एल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है नॉन इंटीग्रल और इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम को मेंटेन करने में। कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की वो मैंने यहां पर नीचे लिख भी दी है। नोट नंबर 1 पढ़ना जरा क्या लिखा है। इन नॉन इंटीग्रल अकाउंट्स all receipts and payment entries are recorded through general ledger adjustment account यानी GLA। इसे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट भी लिखा जाता है, यानी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट भी कह सकते हैं। नोट नंबर 2, in integral accounts all receipt and payment entries are recorded through cash/bank account। और लास्ट में नोट नंबर 3, नॉन कॉस्ट आइटम्स are also recorded in integral accounts like financial expense, for example interest on loan या इनकम टैक्स की बात कर सकते हैं। यानी नॉन इंटीग्रल अकाउंट्स में कोई नॉन कॉस्ट आइटम का ट्रीटमेंट नहीं होता। इंटीग्रल अकाउंट में नॉन कॉस्ट आइटम भी यहां पर कंसीडर किए जाएंगे, सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगी इंटीग्रल अकाउंट्स के अंदर। क्या आपको एंट्रीज समझ आ रही हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस डिस्कस कर लिया। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड देखना पड़ेगा कौन से किससे रिलेटेड है। बस ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं। फैक्ट्री ओवरहेड ट्रांसफर होता है वर्क इन प्रोग्रेस में, जो कि मैंने आपको यहां पर बताया। ऑफिस ओवरहेड ट्रांसफर होता है कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट में, यहां पर बताया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ट्रांसफर होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में, जो हमने यहां पर बताया। और कॉस्ट ऑफ सेल्स को फिर सीधा उठाकर कॉस्टिंग पी&एल या पी&एल एज द केस में भी। नॉन इंटीग्रल के केस में कॉस्टिंग पी&एल, इंटीग्रल के केस में पी&एल अकाउंट। क्लियर है? इन शॉर्ट हमने सारे ट्रांजैक्शंस यहां पर कैसे डाले जाते हैं, रिकॉर्डिंग की जाती है, वो हमने डिस्कस कर लिया है। एक क्वेश्चन के थ्रू हम इन सभी बातों को यहां पर देख लेते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन है, फिर से ध्यान से पढ़ना। पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। एज ऑफ 31st March 2008 the following balances existed in a firm's cost ledger which is maintained separately on a double entry basis। सेपरेटली से मतलब क्या है? नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। पढ़ना जरा। डेबिट क्रेडिट कुछ बैलेंसेस दे रखे हैं आपको। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट एंड कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को ही हमने नाम क्या दिया है? GLA अकाउंट, यानी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। टोटल कर दिया है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्वार्टर द फॉलोइंग आइटम्स अरोज। ये ओपनिंग बैलेंसेस हमें दे दिए थे, अब नेक्स्ट क्वार्टर की इंफॉर्मेशन इन्होंने कुछ दी है। क्या क्या दिया है? फिनिश्ड प्रोडक्ट एट कॉस्ट, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इनकर्ड, रॉ मटेरियल परचेज, फैक्ट्री वेजेस, इनडायरेक्ट लेबर, कॉस्ट ऑफ सेल्स, मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, सेल्स रिटर्न्ड एट कॉस्ट, मटेरियल्स रिटर्न्ड टू सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, ठीक है। You are required to prepare the cost ledger control account। cost ledger control account बनाना है। store ledger control account, work in progress control account, finished stock ledger control account, manufacturing overhead control account, wages control account, cost of sales account and trial balance at the end of the quarter।
इस क्वार्टर के एंड पे हमें ये इतने सारे अकाउंट्स इन्होंने प्रिपेयर करने के लिए कहा है। चलो, जिस सीक्वेंस में इन्होंने ये अकाउंट हमसे मांगे हैं उसी सीक्वेंस में बना लेते हैं। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, सबसे पहले कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाइए। चलो पहले लिख लेते हैं, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसे हम शॉर्ट में क्या बताया हमने, इसे जीएलए। और कौन सा अकाउंट था, पहले अकाउंट के नाम ही लिख लेते हैं सभी। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट के बाद स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। कुछ स्पेस दे देते हैं यहाँ पर, यहाँ पर लिख देते हैं स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं एसएलसी, यानी स्टोर लेजर कंट्रोल। फिर कुछ स्पेस देके वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। और देखिए, और कौन सा अकाउंट मांगा था, फिनिश्ड स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स शॉर्ट में लिख दिया मैंने, कंट्रोल अकाउंट। और देखें कौन सा अकाउंट है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, ट्रायल बैलेंस। वेजेस कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, और लास्ट में कहते हैं फिर क्या, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस। चलिए, ये सारे अकाउंट्स हमें यहाँ पर प्रिपेयर करने हैं। फॉर्मेट बना रहे हैं इसका, जो भी अकाउंट्स इन्होंने मांगे हैं हमसे। अब डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स लिखने की तो जरूरत नहीं है ना मुझे, इतना तो आपको पता है कि अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है।
ट्रायल बैलेंस तो इस फॉर्मेट में बनेगा, ये डेबिट बैलेंस और ये क्रेडिट। चलिए, जो भी टर्म्स इन्होंने दे रखी थी क्वेश्चन से देखते हैं और लिखना स्टार्ट करते हैं इस फॉर्मेट में। देखिएगा जरा, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस डाल लो। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 3 लाख। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट हमारा ये रहा। टू बैलेंस बीडी, ₹3 लाख। चेक कीजिए, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट का डेबिट बैलेंस 1,50,000। टू बैलेंस बीडी 1,50,000। फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट का डेबिट बैलेंस 2,50,000। फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट टू बैलेंस बीडी 2,50,000। पढ़ते जाओ और ट्रीटमेंट करते जाओ। अभी तो हम सिर्फ ओपनिंग बैलेंस डाल रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 15,000। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट ये रहा, बाय क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि बैलेंस बीडी 15,000। लास्ट कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट यानी जीएलए, इसका हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होता है, हमेशा ध्यान रखना क्रेडिट बैलेंस होता है जीएलए का 6,85,000। जीएलए हमने सबसे पहला अकाउंट बनाया था, ये लो, बाय बैलेंस बीडी 6,85,000। सारे ओपनिंग बैलेंसेस हमने यहां पर डाल दिए हैं। अब ट्रांजैक्शंस जो दी थी वो देखते हैं। नेक्स्ट टेबल, सेकंड टेबल में फिनिश्ड प्रोडक्ट एट कॉस्ट, ध्यान से समझना। फिनिश्ड प्रोडक्ट एट कॉस्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट एट कॉस्ट का क्या मतलब है? वो प्रोडक्ट जो इस बार कंप्लीट हुआ है। अच्छा मुझे बताना कंप्लीट हुआ कहां पर है, कहां पर प्रोडक्शन चल रही है? फैक्ट्री में। फैक्ट्री के लिए कौन सा अकाउंट था? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। जो यूनिट कंप्लीट हो जाती है उन्हें कहां ट्रांसफर कर देते हैं? फिनिश्ड गुड्स में। क्या एंट्री डलेगी? क्या एंट्री मैंने आपको यहां पर बताई नहीं थी अभी कुछ देर पहले, कि जो यूनिट वर्क इन प्रोग्रेस में कंप्लीट हो जाती है वो फिनिश्ड गुड्स को ट्रांसफर कर दी जाती है। तो एंट्री क्या बनेगी? फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। कितना कंप्लीट हुआ है? 2,25,000 का। तो एंट्री डालते हैं इसकी। ये वर्क इन प्रोग्रेस से कंप्लीट होकर फिनिश्ड गुड्स में जाएगा, ये लो, बाय फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। कितना अमाउंट था? 2,25,000। 2,25,000। अच्छा, इसका दूसरा ट्रीटमेंट कहां पर होगा? फिनिश्ड गुड्स में आ गया कंप्लीट होकर, तो हम यहां पर कहेंगे टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। डायरेक्ट हम लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, ये पता है ना आपको। 2,25,000 पहली ट्रांजैक्शन हमने यहां पर रिकॉर्ड कर दी है। बस पढ़कर आपने ये समझना है कि दे क्या रखा है। ये हो गया। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इनकर्ड, इनकर्ड का मतलब होता है पेमेंट, यानी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की पेमेंट हुई है। एंट्री बताइए, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए 85,000 से। ये लो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट ये रहा। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए अकाउंट, शॉर्ट में ही लिख दिया हमने। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट कहें, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कहें, एक ही बात है। क्या अमाउंट था? 85,000। 85,000। इसका दूसरा ट्रीटमेंट कहां पर होगा? इसका दूसरा ट्रीटमेंट होगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में, यहां पर, बाय
मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 85,000। नेक्स्ट देखिए, रॉ मेटेरियल परचेज्ड 1,25,000। क्या लिखा है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? नहीं, तो मेटेरियल परचेज चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, क्या बताया था मैंने, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए, कितना अमाउंट 1,25,000 का। ये लो, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, कितना अमाउंट था 1,25,000। देख लेते हैं गलती ना हो बस, 1,25,000, 1,25,000। दूसरा ट्रीटमेंट यहां पर बाई स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 1,25,000 का। और चेक करें आगे क्या दिया है, फैक्ट्री वेजेस 40,000, फैक्ट्री वेजेस यानी डायरेक्ट वेजेस। अच्छा, फिर उसके बाद दे रखा है इनडायरेक्ट लेबर, जरा ध्यान देना प्लीज, ये लेबर है, 40,000 डायरेक्ट है, 20,000 इनडायरेक्ट है। इन्होंने हमें पेमेंट की एंट्री नहीं बताई है, हम हमेशा डालकर चलेंगे। सोचो जरा, डायरेक्ट लेबर 40,000 की, इनडायरेक्ट लेबर 20,000 की, तो 60,000 रुपए पे हो गए होंगे। और अगर लेबर को पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या बनती है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए। पहले हम ये वाली एंट्री डालेंगे, नहीं दे रखा उन्होंने, अलग से नहीं बताया, हम अपने आप डालेंगे। कितना अमाउंट 40 + 20 टोटल 60,000 से क्या एंट्री बनेगी पेमेंट की, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। पहले यही डालिए। कहां पर है हमारा वेजेस कंट्रोल अकाउंट, बनाया था हमने, हाँ बनाया था, ये रहा वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, कितना 60,000। अच्छा, ये 60 कैसे आया है आपको पता है ना, 40 डायरेक्ट है, 20 इनडायरेक्ट है। ये लो मैं लिख देता हूं, ये हमने ऐड करके निकाला है, 40,000 प्लस 20,000। दूसरा ट्रीटमेंट कहां लेना पड़ेगा इसका, जीएलए लिखा है हमने, टू जीएलए, तो जीएलए में क्रेडिट कर दीजिए। ये लीजिए, बाय वेजेस कंट्रोल अकाउंट 60,000। अच्छा, हमें इसमें पता है वेजेस कंट्रोल अकाउंट में, देखो जरा, वेजेस कंट्रोल अकाउंट में हमें पता है 40,000 डायरेक्ट है, 20,000 इनडायरेक्ट है। तो जो डायरेक्ट लेबर है वो जाएगी फैक्ट्री में वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट के अंदर, जो इनडायरेक्ट है वो जाएगी, क्या इन्होंने बताया, नहीं बताया, तो वो जाएगी ओवरहेड में। और ओवरहेड का एक ही अकाउंट है यहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। चलो एंट्री डालते हैं यहाँ पर, बाई जो डायरेक्ट है वो जाएगी फैक्ट्री में, और फैक्ट्री के लिए अकाउंट बनता है वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट 40,000। दूसरा ट्रीटमेंट पहले इसका डालो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट के अंदर, यहां पर टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। आप देख रहे हो डायरेक्ट डबल एंट्री डालते हुए चल रहे हैं हम एक ही साथ, ताकि कुछ भूल ना जाए। ठीक है, डायरेक्ट लेबर हो गई, 20,000 की इनडायरेक्ट लेबर थी, इनडायरेक्ट लेबर यानी ओवरहेड्स, और ओवरहेड यहां पर एक ही है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 20,000। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट ये रहा, टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 20,000। और इतने सारे अकाउंट्स में से आप ध्यान दें, आपका सबसे पहले वेजेस कंट्रोल अकाउंट टैली हो गया। और ध्यान रखना सबसे पहले यही अकाउंट क्लोज होगा आपका। चलो एक अकाउंट तो बंद हुआ, ठीक है। आगे देखें, आगे पढ़ें। क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,75,000, उन यूनिट्स की कॉस्ट जो सेल होने के लिए जा रही है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,75,000 कहां से सेल होने के लिए आती है, गोडाउन से। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट के अंदर एंट्री क्या बनेगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट
टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट 1,75,000। देखना जरा, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट ये रहा। सोचो जरा, 2,50,000 ओपनिंग में था, इतना इस बार बन के आया, इसमें से सेल होने के लिए कितना चला गया? तो हम यहां पर लिखेंगे बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट 1,75,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स में डेबिट कर दो, यहां पर ये सेल होने के लिए आया है, टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट 1,75,000। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, पढ़िए। मेटेरियल्स इशूड टू प्रोडक्शन 1,35,000। मेटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन यानी डायरेक्ट मटेरियल है, कितना? 1,35,000 का। तो डायरेक्ट मटेरियल स्टोर से कहां जाएगा? फैक्ट्री में। फैक्ट्री के लिए कौन सा अकाउंट है? वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितने का है मटेरियल? 1,35,000 का। ये लो, ये रहा हमारा स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। यहां से ये मटेरियल जा रहा है बाई वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट 1,35,000। यहां पर आ गया वर्क इन प्रोग्रेस में टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 1,35,000। पढ़ो जरा, बस क्वेश्चन खत्म ही होने वाला है, कुछ ही एंट्रीज रह गई हैं। देखो, सेल्स रिटर्न्ड एट कॉस्ट। क्या इन्होंने सेल्स वैल्यू दे रखी है? नहीं दे रखी। कह रहे हैं एट कॉस्ट। इस कॉस्ट का मतलब क्या है? 9,000 दे रखा है। बात को जरा ध्यान से समझना, हमने कस्टमर को प्रोडक्ट बेचा होगा 9,000 रुपए की कॉस्ट का। कितने में बेचा होगा? हो सकता है 10,000 में बेचा हो सकता है 12,000 में बेचा हो, ये वैल्यू उन्होंने नहीं बताई। 9,000 की कॉस्ट का मटेरियल जब स्टॉक, सॉरी फिनिश्ड गुड्स हमने बेचा कस्टमर को, तो हमने एंट्री क्या डाली? बताना। हमारे गोडाउन से 9,000 की कॉस्ट का स्टॉक चला गया कस्टमर के पास, हमने एंट्री क्या डाली? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट टू फिनिश्ड गुड्स। ये एंट्री डाली। कह रहे हैं वो स्टॉक सेल्स रिटर्न हो गई, वापस आ गया, यानी कस्टमर हमें वापस दे गया, तो वापस से गोडाउन में आ गया वो। तो जब हमने भेजा था तो क्या एंट्री डाली थी? कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश्ड गुड्स। अब वापस आ गया तो रिवर्स एंट्री डाल दो, फिनिश्ड गुड्स वापस से बढ़ गया हमारा, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट से डाल दो 9,000 रुपीज से एंट्री। ये लो, डाल देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, इससे रिवर्स एंट्री डालनी है हमें बाई फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट 9,000। फिनिश्ड गुड्स में डेबिट कर दो, वापस से फिनिश्ड गुड्स हमारा बढ़ गया है टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट 9,000। नेक्स्ट एंट्री देखिए, मटेरियल्स रिटर्न्ड टू सप्लायर 13,000। सप्लायर से मटेरियल खरीदा था, वापस कर दिया 13,000 रुपए का। अच्छा, जब खरीदा था तो क्या एंट्री डाली थी, याद है आपको? स्टोर लेजर डेबिट टू जीएलए, वापस कर दिया, रिवर्स एंट्री डाल दो। जब हमने खरीदा था तो स्टोर डेबिट टू जीएलए किया था, अब क्या करेंगे? जीएलए डेबिट टू स्टोर लेजर 13,000 से। चलो, कहां है हमारा स्टोर्स? ये मटेरियल हमने वापस कर दिया, तो इसे यहां से निकालकर बाय जीएलए अकाउंट 13,000, यहां पर टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 13,000, ये एंट्री भी डाल दी। लास्ट क्या लिखा है? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, यानी फैक्ट्री ओवरहेड कहां ट्रांसफर करते हैं? जहां प्रोडक्शन हो रही है। प्रोडक्शन कहां हो रही है? फैक्ट्री में। फैक्ट्री के लिए कौन सा अकाउंट है? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। आपको पता है, मैंने आपको बताया था यहां पर भी, ये देखो, मैंने कहा था फैक्ट्री ओवरहेड, यहां पर ये
ये ट्रांसफर होते हैं वर्क इन प्रोग्रेस में। ऑफिस ओवरहेड ट्रांसफर होते हैं फिनिश्ड गुड्स में। सेलिंग ओवरहेड ट्रांसफर होते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यानी फैक्ट्री ओवरहेड कहां ट्रांसफर कर देंगे? वर्क इन प्रोग्रेस में। कितने? 85,000 से। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को चार्ज कर दीजिए 85,000। कहां पर ट्रांसफर कर देंगे? वर्क इन प्रोग्रेस में। एंट्री क्या बनेगी? वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 85,000। ये लो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट ये रहा। बाय वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट 85,000। दूसरा ट्रीटमेंट वर्क इन प्रोग्रेस में टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 85,000। और कोई एंट्री नहीं दे रखी है। ये जो भी अकाउंट्स हैं इन्हें क्लोज करते हुए चलते हैं। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट यानी जीएलए सबसे लास्ट में क्लोज करना है, ये हमेशा ध्यान रखना। ये सबसे लास्ट में क्लोज होता है। तो सबसे पहले स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट को खत्म करो। हमेशा डेबिट बैलेंस ही आएगा। स्टॉक रखा होगा ना हमारे पास एंड पे कुछ। ये कितना आ रहा है टोटल? 4,25,000। 4,25,000। यहां से आ जाएगा ये बाई बैलेंस सीडी। कैसे आएगा ये? बैलेंसिंग फिगर। कितना आ रहा है? 2,77,000। अच्छा, ये क्लोजिंग बैलेंस कहां जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में, यहां पर। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट? डेबिट बैलेंस है। सर लिखा तो क्रेडिट साइड में था आपने ऊपर। ये देखो, लिखा तो सर आपने क्रेडिट साइड में था। बच्चे टोटल किधर का ज्यादा है? टोटल इधर का ज्यादा था, डेबिट साइड का। ये डेबिट बैलेंस कहलाता है। डेबिट। और स्टॉक कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? हमारी फैक्ट्री में, हमारे स्टोर रूम में कुछ मटेरियल रखा है, नेगेटिव स्टॉक हो सकता है? ये तो हमेशा ही पॉजिटिव बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। इससे नेक्स्ट वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। करो जरा टोटल। इसका भी हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा। निगेटिव में थोड़ी ना हो सकता है कि हमारा वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक निगेटिव जा रहा है। बाय बैलेंस सीडी। बैलेंसिंग फिगर कितना? 1,85,000। ले आइए इसे भी ट्रायल बैलेंस में। वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट 1,85,000। और देखो कौन सा अकाउंट है? स्टोर लेजर हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। इसका भी हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। 4,84,000। और बैलेंस क्या आ गया? बाई बैलेंस सीडी। बैलेंसिंग फिगर 3,09,000। फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट बैलेंस 3 लाख
9,000 का। और देखिए मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, इसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। सर ऐसा क्यों? हमने पढ़ा नहीं था ओवरहेड में, अंडर रिकवरी भी हो सकती है और ओवर रिकवरी भी हो सकती है। किधर का टोटल ज्यादा है? सर डेबिट साइड का ही टोटल ज्यादा आ रहा है। बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर कितना? 5,000 डेबिट बैलेंस है, ले लेते हैं इसको भी। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ ₹5,000। आगे देखो, बस खत्म करते जा रहे हैं हम इसे। वेजेस कंट्रोल अकाउंट हमारा पहले से ही टैली हो गया था। सेल्स, अच्छा कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन क्या इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कि सेल कितने में हुई है? सेल दे रखी हो तभी तो हम प्रॉफिट निकाल पाएंगे, इन्होंने तो दे ही नहीं रखा। कोई बात नहीं, हम इसका भी बैलेंस निकाल कर, और कोई तरीका हमारे पास नहीं है, ट्रायल बैलेंस में डाल देंगे। ये लीजिए, बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर 1,66,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, डेबिट बैलेंस 1,66,000। और क्या दे रखा है? देखो सारे अकाउंट्स हमने क्लोज कर दिए हैं, सिर्फ एक अकाउंट रह गया है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब इसे भी कर देते हैं लास्ट में। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में भी आपको ये बात बताई थी। ये लीजिए 2 बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर 9 लाख, कितना आ रहा है टोटल इसका? 9,55,000। और बैलेंसिंग फिगर 9,42,000। ये लीजिए, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 9,42,000। इसका कर दीजिए टोटल, और ये आपका ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए। और अगर टैली नहीं हो रहा है तो आपने कहीं ना कहीं पर गलती कर ली है। सर सवाल आप कर रहे हैं और गलती हमने कर ली है, ये आपको पहचानने का तरीका मैं बता रहा हूं। अगर टैली ना हो तो आपने कहीं ना कहीं गलती कर ली है। हमारा तो टैली होगा ही, और टैली इसे होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने कुछ चीज भूलने का चांस ही नहीं छोड़ा। कोई एंट्री अगर हमने हमें डालनी हुई तो हमने एक साथ उठाकर दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट दोनों इफेक्ट एक साथ लिए हैं। चलो क्रेडिट साइड का टोटल मैं बता देता हूं, डेबिट साइड का आप बता दीजिए। कर सकते हो टोटल? निकालो जरा। कितना आ गया? 9,42,000। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। क्या आपको समझ आया नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम, किस तरह से एंट्री कौन से अकाउंट में उसका ट्रीटमेंट किया जाता है? बस नॉन इंटीग्रल और इंटीग्रल में अगर अकाउंट्स बनाने के लिए आते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर आपको क्वेश्चन कराया, तो इंटीग्रल में
ये हमने नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग का क्वेश्चन किया। इंटीग्रल में क्या चेंज आएगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट की जगह कैश या बैंक अकाउंट बनता है, पेमेंट और रिसीट कैश बैंक के थ्रू की जाती है। और दूसरा, अगर कोई नॉन कॉस्ट आइटम वहां पर दे रखी हो, किसी भी तरह के खर्चे दे रखे हो, उसकी एंट्री भी हम वहां पर डालकर चलते हैं, पी&एल अकाउंट में चला जाता है वो खर्चा। ये बात ठीक है। एग्जाम में इंटीग्रल अकाउंट सिस्टम पूछे जाने के चांसेस मैं तो कहूंगा ना के बराबर हैं, इसलिए उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम यहां पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नॉन इंटीग्रल सिस्टम आ गया तो आप बना लोगे, इंटीग्रल सिस्टम भी आ गया तो भी आप बना लोगे। मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन हालांकि डिस्कस नहीं किया है, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट आपको सारे उसके डिस्कस कर लिए हैं। आगे बढ़ाते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अब हम चलते हैं रिकंसिलेशन स्टेटमेंट पर। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ध्यान से सुनना। इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम में दो रिकॉर्ड्स बनाए ही नहीं जा रहे, सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। पी&एल अकाउंट बनेगा बस, तो प्रॉफिट निकल जाएगा। नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम में कॉस्टिंग में हम बनाएंगे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप बनाते आ रहे हो पी&एल अकाउंट। पी&एल अकाउंट का प्रॉफिट आएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट हम निकालेंगे, और ये दोनों प्रॉफिट डिफर करेंगे। और क्यों डिफर करेंगे बता सकते हो? क्योंकि यहां पर हम सिर्फ कॉस्ट आइटम की बात करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो हम सारी ही चीजें डाल देते हैं। दो अलग अलग प्रॉफिट होंगे, और ये दो अलग अलग प्रॉफिट कब होंगे, जब दोनों बुक्स सेपरेटली मेंटेन होंगी। और दोनों बुक्स सेपरेटली मेंटेन कब होंगी, जब नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम अप्लाई किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जब नॉन इंटीग्रल सिस्टम अकाउंटिंग सिस्टम अप्लाई किया जाता है तो उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट अलग और कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट अलग आता है। उन दोनों प्रॉफिट को रिकंसाइल कैसे किया जाता है वो अब हम यहां पर सीखेंगे। और जब उन दोनों प्रॉफिट को रिकंसाइल करेंगे तो इसे हम नाम देंगे रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट। क्या कहा मैंने? रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट। ये देखो दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए रिकंसिलेशन स्टेटमेंट किसे रिकंसाइल करना है हमें यहां पर, कॉस्टिंग प्रॉफिट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स के प्रॉफिट को, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट को रिकंसाइल करके चलेंगे। यहां पर मैं आपको कोई पहले से प्री डिफाइंड करके कोई स्टेटमेंट बनाकर नहीं दे रहा हूं कि हाँ ये चीजें हैं तो ऐड कर देना, ये चीजें हैं तो लेस कर देना। आपने सोचना है और समझकर चलना है कि हमें कोई चीज ऐड या लेस करनी पड़ेगी तो क्यों करनी पड़ेगी, और उसके लिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के करते हुए हम ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि हाँ हमें कैसे ये कंप्यूटेशन करनी है। ठीक है, चलिए आते हैं जरा। अब जरा ध्यान से समझना मेरी बात को। हमारे पास दो प्रॉफिट होंगे, एक कॉस्ट रिकॉर्ड्स का प्रॉफिट, एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का प्रॉफिट। हम हमेशा अपनी कंप्यूटेशन को इजी बनाने के लिए कॉस्टिंग वाला प्रॉफिट ऊपर लेकर चलेंगे, कुछ एडजस्टमेंट करेंगे उसमें, और लास्ट में आके मैच करा देंगे, टैली करा देंगे फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट के साथ। अब ध्यान देने वाली बात क्या है वो हम इस क्वेश्चन से ही समझेंगे। आप मेरे साथ ये क्वेश्चन रीड करें, देखिए रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन क्या लिखा है। द नेट प्रॉफिट्स ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी appeared at rupee 1,29,000 as per financial records for the year ended 31st December 2012। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का प्रॉफिट इन्होंने दे दिया है 1,29,000 का, उस साल का जो कि साल खत्म होता है 31 दिसंबर 2012 को। द कॉस्ट बुक्स हावेवर showed a net profit of rupees 1,72,920 फॉर द सेम पीरियड, जबकि कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स का प्रॉफिट जो है 172,920 का है। दोनों प्रॉफिट डिफरेंट है। ए केयरफुल स्क्रूटनी ऑफ द फिगर्स फ्रॉम बोथ द सेट्स ऑफ अकाउंट्स रिवील्ड द फॉलोइंग फैक्ट्स। स्क्रूटनी करने पर, प्रॉपर एनालिसिस करने पर क्या फैक्ट्स सामने आए हैं जिनसे कि ये प्रॉफिट डिफर कर रहा है वो इन्होंने हमें यहां पर बताया। इनकम टैक्स प्रोविडेड इन फाइनेंशियल बुक्स, बैंक इंटरेस्ट, बहुत सारी टर्म्स इन्होंने आपको लाइन वाइज दे रखी हैं। सीधा नीचे देखें, प्रिपेयर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। हम यहां पर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना सीखते हैं। इसका कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन सब कुछ हम इस क्वेश्चन के थ्रू यहां पर रिवाइज करेंगे, देखेंगे जरा। चलो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ ही हम ये कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेते हैं।
क्या बनाना है हमें यहां पर? रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट सबसे पहले लेकर चलेंगे हम यहां पर क्या? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। देखिए जरा, कॉस्ट रिकॉर्ड्स का प्रॉफिट इन्होंने हमें कितना दे रखा है यहां पर, ये देखें। द कॉस्ट बुक्स however showed a net profit of 172,920, 1,72,920 ऐड, और कुछ गैप देने के बाद मैं यहां पर लिख देता हूं लेस। यानी अब देख लेंगे, कोई टर्म ऐड करने वाली है तो ऊपर लिख देंगे ऐड में, और कोई टर्म लेस करने वाली है तो नीचे लिख देंगे। कैसे पता चलेगा कोई टर्म ऐड करनी है या लेस, वो देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले लिखा इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल बुक्स 40,000। सोचना ध्यान से, इनकम टैक्स, सर ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की टर्म है। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल बुक्स यानी पीएनडल अकाउंट में इनकम टैक्स का प्रोविजन बनाया गया है 40,000 रुपीज का। सोचो जरा, यानी पीएनडल अकाउंट में फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने एक खर्चा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स के नाम से माइनस करा है, तब अपना प्रॉफिट निकाला है। लेकिन हमने, कॉस्ट अकाउंटेंट ने, इनकम टैक्स के नाम का कोई भी खर्चा अपना प्रॉफिट निकालते समय माइनस नहीं किया है। सोचिए जरा, फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने माइनस किया हुआ है 40,000 रुपए अपना प्रॉफिट निकालते समय, हमने कॉस्टिंग का प्रॉफिट निकालते समय माइनस नहीं किया है। अच्छा, हमें अपने प्रॉफिट से उनके प्रॉफिट पर पहुंचना है, क्योंकि हमने अपना ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड्स वाला प्रॉफिट लेकर चल रहे हैं हम। तो हम क्या करें, उन्होंने माइनस कर दिया है, हमारे प्रॉफिट निकालते समय माइनस नहीं हुआ, हम भी माइनस कर देते हैं। समझ आया मैं कैसे इस डिसीजन पर पहुंच पा रहा हूं कि हम ये लेस करते हुए चलेंगे? 40,000, ध्यान से, इस प्रॉफिट को निकालते समय हमने माइनस नहीं किया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में माइनस किया गया है। मैं कह रहा हूं हम भी माइनस कर देते हैं। ये लो, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 40,000। क्लियर हो गया पॉइंट? इसी तरह आपने सोचना है और यहां पर इनका ट्रीटमेंट करना है। देखो, सेकंड टर्म, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक्स। फाइनेंशियल बुक्स यानी पीएनडल अकाउंट में बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट किया गया है, यानी क्रेडिट किया गया है तो क्या है, एक इनकम है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक इनकम 500 रुपए की दिखाई गई है बैंक इंटरेस्ट के नाम से, जो कि हमने कॉस्टिंग प्रॉफिट निकालते समय नहीं दिखाई है। अच्छा, इनकम उन्होंने तो अपने प्रॉफिट निकालते समय ऐड की है, उन्होंने से मतलब किसने? फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने। हमने यानी कॉस्ट अकाउंटेंट ने इनकम ऐड नहीं की है, हम भी ऐड कर देते हैं। चलो ये लीजिए, ये ऐड करना पड़ेगा, बैंक इंटरेस्ट 500। नेक्स्ट देखिए, वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड 3100। अंडर रिकवर्ड हमने आज ही डिस्कस किया है ओवरहेड चैप्टर के अंदर। अंडर रिकवरी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ओवरहेड ज्यादा दिखाए गए हैं, हमने कॉस्टिंग में ओवरहेड कम दिखाए हैं, रिकवरी कम हुई है। सोचो जरा, उन्होंने ओवरहेड यानी खर्चे ज्यादा माइनस कर दिए हैं अपने प्रॉफिट में से हमने खर्चे कम माइनस किए हैं, तो हमने जितने कम माइनस किए हैं और माइनस कर देते हैं। कितने? 3100 माइनस करना है। समझ आ रहा है? उन्होंने यानी फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने, हमने यानी कॉस्ट अकाउंटेंट ने। ये लीजिए, कौन से ओवरहेड्स थे ये? वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड 3100, लेस करेंगे, वर्क्स ओवरहेड्स
अंडर रिकवर्ड 3100। नेक्स्ट ये देखिए, डेप्रिशन चार्ज इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, और इसी से नेक्स्ट हम देखें डेप्रिशन रिकवर्ड इन कॉस्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डेप्रिशन दिखाया गया 11,200, कॉस्ट रिकॉर्ड्स में डेप्रिशन दिखाया है हमने 12,000। आप बताइए डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट निकालते समय ऐड किया गया होगा या लेस किया गया होगा? सर लेस किया गया होगा। उन्होंने यानी फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने लेस किया 11,200 और हमने लेस किया 12,000। एक काम करते हैं, हम भी उनके वाला ही माइनस करते हैं। तो हमने लेस क्या किया है? हमने लेस किया है 12,000। मैं कहता हूं इसे ऐड करके ठीक कर दो और हम भी वही माइनस कर देते हैं जो उन्होंने माइनस किया, यानी 11,200 का। देखिए, अच्छा बात समझ आ रही है आपको? हमने कॉस्टिंग में दिखाया 12,000, उन्होंने दिखा रखा 11,200। हम कह रहे हैं हम भी उन्हीं का दिखा देते हैं। तो हमने इस प्रॉफिट को निकालते समय 12,000 माइनस किया था, ऐड कर रहे हैं, ऐड करके ठीक कर रहे हैं। डेप्रीशिएशन इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स 12,000। समझ आ रहा है पॉइंट क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि इस प्रॉफिट को निकालते समय, इस प्रॉफिट को निकालते समय 12,000 माइनस किया गया होगा, हमने ऐड करके ठीक कर दिया। हम भी वही माइनस करेंगे जो उन्होंने किया है। डेप्रीशिएशन चार्ज्ड इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स 11,200। आगे देखेंगे फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड। देखिए रिकवरी होती है कॉस्टिंग में, हमने ओवर रिकवरी ज्यादा दिखा दिए हैं ओवरहेड 1,700 के। उन्होंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट निकालते समय 1,700 रुपीज से कम ओवरहेड दिखाए हैं, हमने 1,700 ज्यादा ओवरहेड माइनस किए हैं, दिखाए गए हैं। तो बताइए, हमने ज्यादा अगर ओवरहेड दिखा दिए हैं, हमने अपना प्रॉफिट निकालते समय अगर 1,700 ज्यादा माइनस कर दिया है, ऐड करके ठीक कर देते हैं। चलो ये लीजिए, ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड कितना? 1,700। और देखिए, लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट्स 5,600। एक लॉस था। देखिए वो कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में। आपने ध्यान देना है कि इन्होंने ट्रीटमेंट क्या बताया है। कह रहे हैं एक लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। फाइनेंशियल अकाउंट में एक लॉस दिखाया गया है 5,600 का। अच्छा लॉस तो प्रॉफिट निकालते समय माइनस हुआ होगा, हमने तो अपना प्रॉफिट निकालते समय माइनस नहीं किया होगा, हम भी माइनस कर देते हैं। हमें अपने प्रॉफिट से उनके प्रॉफिट पर पहुंचना है ना, तो हम भी माइनस कर देंगे लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस 5,600। ये लीजिए, लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस 5,600। आगे देखते हैं, देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नोट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट, बताइए इनकम होगी या एक्सपेंडिचर होगा? इनकम है, इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहां से कुछ इंटरेस्ट मिला है 8,000 का, कॉस्ट में नहीं दिखाया। यानी उन्होंने फाइनेंशियल अकाउंट में तो दिखाया इनकम, हमने इनकम नहीं दिखाई 8,000 की। हम भी इनकम दिखा देंगे, यानी इनकम को प्रॉफिट में क्या करेंगे? ऐड करेंगे 8,000। ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8,000।
आपको समझ आ रहा है ट्रीटमेंट? जहां आपने ये एनालिसिस कर लिया कि फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने क्या किया होगा और हमने क्या किया होगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सी आइटम ऐड की जानी है और कौन सी आइटम लेस की जानी है। देखिए बस क्वेश्चन खत्म ही होने वाला है। स्टोर्स एडजस्टमेंट, अब ये क्या है मुझे क्या पता, पढ़ना आगे। क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक्स, कह रहे हैं फाइनेंशियल बुक्स में स्टोर्स एडजस्टमेंट के नाम से 480 रुपए क्रेडिट किए हैं। अच्छा क्रेडिट किए हैं तो यानी प्रॉफिट निकालते समय जो टर्म क्रेडिट की जाती है वो तो प्रॉफिट में ऐड हो गई ना। 480 इन्होंने ऐड किया, इन्होंने क्रेडिट किया, हमने नहीं किया, हम भी ऐड कर देते हैं 480 स्टोर्स एडजस्टमेंट के नाम से। ये लीजिए ऐड कर देंगे, स्टॉक नहीं स्टोर्स एडजस्टमेंट लिखा है, ये लो स्टोर्स एडजस्टमेंट 480। आगे देखिए लॉस ड्यू टू डेप्रिशिएशन इन स्टॉक वैल्यू, एक लॉस इन्होंने दिखाया है ड्यू टू डेप्रिशिएशन इन स्टॉक वैल्यू, कुछ भी लिखा है, इन्होंने माइनस किया, हमने नहीं किया, हम भी माइनस कर देंगे 6700। लॉस ड्यू टू डेप्रिशिएशन इन स्टॉक वैल्यू, ये लो लॉस ड्यू टू डेप्रिशिएशन इन स्टॉक वैल्यू। अब एक लॉस है तो उन्होंने माइनस किया होगा, डेबिट किया होगा, हम भी माइनस कर रहे हैं, कितना है 6700, यही अमाउंट था ना, चेक करो, हाँ यही अमाउंट है। चलो जो भी ट्रीटमेंट था हमने सब कर दिया और कुछ बचा नहीं। अब इसको चेक करते हैं कि क्या हम ये एडजस्टमेंट करने के बाद फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के प्रॉफिट पर पहुंच पाए हैं या नहीं। चलिए एक बार ऐड करके पहले से यहीं पर बता दीजिए कितना आ रहा है टोटल। ऐड करो और निकालो 172920 प्लस 500 प्लस 12,000 प्लस 1700 प्लस 8,000 प्लस 480, 1,95,600। इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस 40,000 माइनस 3,100 माइनस 11,200 माइनस 5,600 माइनस 6,700, ये कितना आ गया 1,29,000। और ये क्या होना चाहिए प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। चेक करना जरा, क्या क्वेश्चन में फाइनेंशियल अकाउंटेंट फाइनेंशियल अकाउंट्स का फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का प्रॉफिट यही दे रखा था क्या, देखना। ये देखिए तो क्वेश्चन में ही दिया था ना हमें, ये देखो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में द नेट प्रॉफिट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपीयर्ड एट 1,29,000 एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। क्या यही प्रॉफिट हमारा आ गया है, देखिए यही प्रॉफिट हमारा यहां पर निकल कर आ गया है। रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अगर आपने ध्यान से समझकर उसका ट्रीटमेंट किया है तो। अच्छा स्टूडेंट क्या करता है, जैसे 11th क्लास में या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप पढ़ते हैं बीआरएस, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। आपको एक स्टेटमेंट एक फॉर्मेट रटा दिया जाता है कि ये टर्म है तो ऐड कर देना, ये टर्म है तो लेस कर देना। ऐसा करने की कोशिश यहां पर मत करना। क्यों, आपने एक एक टर्म को समझना है कि कोई चीज ऐड करनी है, की है हमने यहां पर तो क्यों की है, कोई चीज लेस की है तो क्यों की है। आपको दो प्रॉफिट पता है, एक हमारा यानी कॉस्ट रिकॉर्ड्स, दूसरा यानी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। उन्होंने क्या किया है जो अपना प्रॉफिट निकाला है, हमने क्या चीजें ली हैं जो अपना प्रॉफिट निकाला है, जो भी डिफरेंसेस हैं उन्हें एडजस्ट कर दीजिए, अपने आप दोनों प्रॉफिट रिकंसाइल हो जाएंगे। बस इसके लिए मैं इस कॉन्सेप्ट पर और ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। और आपको पता भी है कि इसमें कॉन्सेप्ट और कुछ ज्यादा है भी नहीं, बस क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप के, वो आपको बनाने आते हैं, रिवीजन हमने यहां पर कर लिया है।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक हमारा कॉन्सेप्ट है जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग। ध्यान से, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग। देखिए, जॉब कॉस्टिंग यानी जॉब कॉस्ट शीट बनाना, और कॉस्ट शीट बनाने पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। बैच कॉस्टिंग पे हम यहां पर बात करेंगे। ये देखो जरा, बैच कॉस्टिंग भी कुछ नहीं है, जहां पर देखिए जॉब कॉस्टिंग मतलब एक कॉस्ट शीट बनाना है, और कॉस्ट शीट अलग अलग तरह की नहीं बनेगी। बस जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है कि हर एक जॉब के लिए एक अलग से कॉस्ट शीट प्रिपेयर की जाती है। सोचो जरा, जहां पर एक मैन्युफैक्चरर पहले से प्रोडक्ट बनाकर सेल नहीं करता है, कस्टमर का ऑर्डर आता है, कस्टमर का ऑर्डर आने के बाद जिस तरह कस्टमर को प्रोडक्ट की जरूरत है उस तरह का प्रोडक्ट कस्टमर को बनाकर देना। अच्छा, हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट इस मैन्युफैक्चरर के लिए अलग रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई कारपेंटर है, मुझे बनवाना है एक सोफा सेट, आपको बनवाना है एक बेड, डबल बेड, किसी थर्ड पर्सन को बनवाना है एक टेबल बनवानी है। अच्छा, उसी कारपेंटर से हम तीनों ये काम लेकर जाते हैं, तो क्या वो हम तीनों से सेम प्राइस चार्ज करेगा? नहीं, क्योंकि उसके लिए, उस कारपेंटर के लिए हम तीनों कस्टमर्स का ऑर्डर एक अलग ऑर्डर है, एक अलग ऑर्डर है, और अलग ऑर्डर के लिए अलग से प्राइस चार्ज किया जाएगा। तो वो क्या करेगा, वो तीनों तरह के प्रोडक्ट के लिए, तीनों कस्टमर्स के लिए एक अलग से कॉस्ट शीट बनाएगा, और कॉस्ट शीट बनाकर तब टोटल कॉस्ट कंप्यूट करके हमें प्राइस कोट करेगा। यानी जहां पर एक मैन्युफैक्चरर के पास अलग अलग ऑर्डर आते हों और वो उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करता हो, तो उस केस में वो मैन्युफैक्चरर हर जॉब के लिए एक अलग से कॉस्ट शीट बनाता है, जिसे हम नाम देते हैं जॉब कॉस्ट शीट। अच्छा, कॉस्ट शीट बनती कैसे है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर उसमें ऐड कीजिए फैक्ट्री ओवरहेड, फिर उसमें ऐड कीजिए एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, फिर उसमें ऐड कीजिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, एंड देन प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस। उस पर मैं अब डिस्कशन नहीं करूंगा, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट वही रहने वाला है। बैच कॉस्टिंग, जहां पर बिल्कुल एक जैसे प्रोडक्ट और एक कंपनी एक एक यूनिट करके नहीं बनाती है, लॉट ऑफ यूनिट्स पर एक साथ काम किया जाता है। जहां पर एक जैसी यूनिट्स को एक साथ एक ग्रुप में लॉट में लेकर प्रोडक्शन की जाती है, तो उस लॉट को हम यहां पर नाम देते हैं बैच। जैसे आप लोगों का बैच, हम आप लोग बात करते हैं ना सर कॉस्टिंग का बैच, अकाउंटिंग का बैच। क्यों बैच वर्ड यूज किया जाता है? क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स हमारे लिए बिल्कुल एक जैसे स्टूडेंट हैं, किसी को कोई स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस नहीं दी जानी है, आप सब हमारे लिए बराबर हैं, और मैं आप सभी पर एक ही टाइम पर एक साथ एक जैसा काम कर रहा हूं, तो इसलिए आप ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को भी हम नाम देते हैं बैच। तो जहां पर होमोजेनियस यूनिट्स एक साथ एक ऑर्डर में प्रोसेस की जाएं, एक बैच में प्रोसेस की जाएं, तो वो कंपनी अपनी कॉस्ट कैसे निकालती होगी? वहां पर जो कॉस्टिंग सिस्टम अप्लाई किया जाता है, कॉस्टिंग टेक्निक लगाई जाती है, वो लगाई जाती है बैच कॉस्टिंग। इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बैच साइज सबसे इकोनॉमिकल क्या होगा, यानी आप इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकाल कर दें, यानी एक लॉट में कितनी यूनिट्स बनाना कंपनी के लिए सबसे बेनिफिशियल ऑप्शन है, वो बताइए। आपको ध्यान है मटेरियल चैप्टर के अंदर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एक लॉट में कितना मटेरियल परचेज करें जो कंपनी के लिए सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल हो। सेम इसी तरह एक लॉट में कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करें जो कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल, सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल हो, इसलिए उसे हम यहां पर नाम दे रहे हैं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। कैसे निकाली जाएगी? सेम वही कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला। देखो जरा, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी EBQ, आपको ध्यान देना, 2 × A × S, ये देखो जरा फॉर्मूला, 2 × A × S/C का होल स्क्वायर रूट। क्या यही कॉन्सेप्ट वहां पर नहीं था क्या? सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस आपको क्वेश्चन, आपको फॉर्मेट बता रहा हूं मैं ताकि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप बना सकें।
इस ईबीक्यू कॉन्सेप्ट से एक छोटा सा क्वेश्चन 2 या 4 नंबर का बन सकता है। कैसे करेंगे वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। यहां पर ए से मतलब क्या है? एनुअल प्रोडक्शन, पूरे साल में कितनी प्रोडक्शन करनी है, जितनी डिमांड होगी। डिमांड भी बताई जा सकती है, प्रोडक्शन भी बताई जा सकती है। एस क्या है? सेटअप कॉस्ट पर बैच या पर रन। सेटअप कॉस्ट, जब प्रोडक्शन की जाती है तो हर एक बैच को प्रोड्यूस करने के लिए सेटअप लगाना पड़ता है। हो सकता है मशीन का सेटअप हो। सोचो जरा, हर 1000 यूनिट बनाने के बाद मशीन में ग्रीसिंग ऑयलिंग करनी पड़ती है। ग्रीसिंग ऑयलिंग, मशीन की साफ सफाई करनी पड़ती है। मैंने कहा हर 1000 यूनिट बनाने के बाद, तो 1000 क्या है? ये बैच साइज हो गया। तो ये सेटअप कॉस्ट पर बैच हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जैसे वहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कांस्टेंट थी, यहां पर सेटअप कॉस्ट पर बैच कांस्टेंट रहेगी। सी, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। वर्क इन प्रोग्रेस में एक यूनिट को कैरी करने की कॉस्ट क्या है जब प्रोडक्शन चलती है, उसकी बात हम यहां पर करते हैं। तो सब कुछ सेम ही तो है। वहां पर ऐसे मतलब था एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल या एनुअल कंजम्पशन, यहां पर है एनुअल प्रोडक्शन, क्योंकि यहां पर हम फिनिश्ड गुड्स की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन करने की बात कर रहे हैं। सेटअप कॉस्ट पर बैच, जैसे वहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर बैच थी, पर लोट थी, या पर ऑर्डर कहिए। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये सी आ गया हमारा। एट ईबीक्यू, वहां पर हमने पढ़ा था ईओक्यू पर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल होती हैं। यहां पर क्या है? ईबीक्यू पर टोटल सेटअप कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट इक्वल होती है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। टोटल सेटअप कॉस्ट कैसे निकलेगी? नंबर ऑफ सेटअप इनटू सेटअप कॉस्ट पर बैच। और नंबर ऑफ सेटअप कैसे निकालेंगे? पूरे साल में कितनी प्रोडक्शन करनी है डिवाइड बाय बैच साइज। सोचो जरा, आपने पूरे साल में 10,000 यूनिट बनानी है। एक बैच में आप एक हजार यूनिट करके बना रहे हैं, तो बताना कितने बैच प्रोड्यूस करने पड़ेंगे? कुछ बताने वाली बात है। सर 10,000 बनानी है, एक हजार करके बनाएंगे तो 10 बैच हो गए। वही तो मैं कह रहा हूं यहां पर। यानी नंबर ऑफ सेटअप, नंबर ऑफ बैचेस, ये आ जाएगा इनटू एस, सेटअप कॉस्ट पर बैच। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी? एवरेज स्टॉक इन डब्ल्यूआईपी, ध्यान दिया हमने, डब्ल्यूआईपी। प्रोडक्शन प्रोसेस में, प्रोडक्शन प्रोसेस को हम वर्क इन प्रोग्रेस प्रोसेस कहते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस में एवरेज स्टॉक कितना रहता है? तो कितना रहेगा? बैच साइज का आधा। बैच साइज का आधा, जैसे वहां पर था ना ऑर्डर साइज का आधा, यहां पर बैच साइज का आधा इनटू सी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नया बताने के लिए मेरे पास है ही नहीं। और देखो जरा, यहां पर इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन यहां पर डाल दिया है। इन ए फैक्ट्री, वीकली डिमांड ऑफ ए कंपोनेंट इज 2500 यूनिट्स। वीकली डिमांड दे रखा है, ये ध्यान रखना। एक सप्ताह में इतनी यूनिट बेची जाती है, डिमांड होती है 2500 यूनिट्स की। सेटिंग अप कॉस्ट पर बैच इज 400 एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज 260। एक यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 260। इफ एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज 10% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये कैरिंग कॉस्ट दे दी है। कैलकुलेट इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, निकालते हैं जरा ध्यान से। सॉल्यूशन, क्या दिया है हमें? वीकली डिमांड। ट्वेंटी 2500 यूनिट्स। तो एनुअल डिमांड कितनी आ जाएगी बताइए? एनुअल डिमांड जिसे हम कहेंगे ए। तो बताइए, एक सप्ताह में 2500, तो पूरे साल में कितने सप्ताह होते हैं? 52। कितना आ जाएगा 2500 इंटू 52? 1,30,000 यूनिट्स। ठीक है। सेटअप कॉस्ट इन्होंने हमें दे रखी है पर बैच। अब पर सेटअप कहें पर बैच कहें, बात एक ही है। इसे हम नाम देंगे एस। ये हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, चेक करो। ये रहा सेटअप, सेटिंग अप कॉस्ट पर बैच 400। 400 इन्होंने हमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट बताया था। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर बैच, पर यूनिट, सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट।
इज इक्वल टू रुपीज, चेक करो 260 ये रही। और पढ़ना जरा आगे, इफ एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज 10% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी 260 का 10%। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 260, कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 260 का 10%, दैट इज रुपीज 26 पर यूनिट पर एनम। सर आपको कैसे पता है पर यूनिट पर एनम है? एक बात बताइए, ये जो कॉस्ट है ये क्या पर यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? हाँ, तो पर यूनिट है तो ये भी पर यूनिट ही आएगी। और वहां पर जो एनुअल, जो हम कैरिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं 10% एनुअल कैरिंग कॉस्ट, तो एनुअल का मतलब पर एनम ही तो हुआ, इसलिए हमने कहा पर यूनिट पर एनम। और इसी को हम यहां पर नाम देते हैं क्या? सी। अब आप बताइए, यहां पर ए हमें ये पता चल गया 1,30,000 यूनिट्स, एस सेटअप कॉस्ट हमें ये पता चल गई 400, और सी कैरिंग कॉस्ट हमें यहां पर पता चल गई 26। तो क्या आप ईबीक्यू यानी इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी नहीं निकाल सकते हैं क्या? ये लो निकल गई। ईबीक्यू इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस डिवाइड बाई सी होल स्क्वायर रूट। 2 इंटू 1,30,000 यूनिट्स इंटू सेटअप कॉस्ट 400 डिवाइडेड बाई 26 होल स्क्वायर रूट। कितनी यूनिट्स आती हैं? निकाल दो। 2,000 यूनिट्स। टू 2,000 यूनिट्स समझ आया आपको? देखिए इस चैप्टर से, जॉब कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग चैप्टर से, बैच कॉस्टिंग का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। छोटा क्वेश्चन आएगा 2 से 4 नंबर का। ईबीक्यू आपसे निकालने के लिए कहा जा सकता है। ईबीक्यू बिल्कुल ईओक्यू वाला ही कॉन्सेप्ट है, निकाल पाओगे आप इसे? चलो ये कॉन्सेप्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। कॉस्ट शीट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जॉब कॉस्ट शीट का मतलब सिर्फ इतना सा था कि हर जॉब के लिए अलग से कॉस्ट शीट बनाना, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस नहीं है। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, कैसे ईबीक्यू निकाला जाता है वो हमने यहां पर डिस्कस कर लिया है। क्लियर है?